आज स्टार्ट करते हैं यूनिट 5 मैक्रो इकोनॉमिक्स की फॉरेन एक्सचेंज रेट के साथ। यूनिट 5 दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट का और दूसरा पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट वाले चैप्टर के साथ। उससे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कि फॉरेन एक्सचेंज है क्या, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो देखो, हमारी कंट्री जो है वो ट्रेड करती है, ठीक है। हमें हमारी कंट्री के अंदर ट्रेड करना होता है। बहुत सारा सामान हम अपने खुद की कंट्री में बनाते हैं, लेकिन बहुत सारा सामान हम बाहर की कंट्री से खरीदते भी हैं। अब आपको भी पता है कि कोई भी सामान अगर खरीदा जाएगा तो बदले में आपको क्या पे करना है, मनी। अगर आप कोई सामान अपनी खुद की कंट्री में ही खरीदते या बेचते हो तो उसके एक्सचेंज में जो आप मनी देते हो वो क्या है। मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, हम सिर्फ इंडिया का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं फिलहाल। इंडिया के अंदर अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो बदले में क्या दे रहे हैं, मनी। वो मनी को भी हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, रुपी। यानी कि यहाँ पर लेन देन के लिए हमारे पास जो चीज है, वो जो मनी है, उसको हम फिलहाल यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रुपी, जिसको हम बोलते हैं करेंसी। क्या है हमारी कंट्री की करेंसी। हमारी कंट्री करेंसी क्या है, इंडियन रुपी। चाहे मैं किसी के पास भी चले जाऊं, इंडिया के किसी भी स्टेट में, किसी भी जो भी हमारा प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, जो भी हमें सामान बेच रहा है, अगर मैं उसको इंडियन रुपी ऑफर करूंगी तो क्या वो मना कर देगा, नहीं, वो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ की जो करेंसी है वो इंडियन रुपी है, जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं, जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। अब जो करेंसी हमारी खुद की कंट्री में इस्तेमाल की जाती है उसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक करेंसी। क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक करेंसी। लेकिन अगर यही ट्रेड मुझे दूसरी कंट्री के साथ करना हो, चाहे इंपोर्ट करना हो चाहे एक्सपोर्ट करना हो, अब आपको पता है कि हर कंट्री की करेंसी अलग अलग होती है। तो अब हर कंट्री की अगर करेंसी अलग होती है, मैं किसी कंट्री में गई कि भाई मुझे ये सामान खरीदना है, मैंने उनको इंडियन रुपी ऑफर किया, तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं। अब ऐसा तो हर कंट्री के साथ होगा, मुझे तो हर कंट्री में जाके प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। कोई एक्सेप्ट कर भी लेगा तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऐसे में क्या किया जाए, फॉरेन कंट्री की करेंसी क्या कहलाएगी, फॉरेन करेंसी, या उसे हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। अब ये प्रॉब्लम हमारे इंडिया के अंदर, अब ये प्रॉब्लम अराइज हुई कि अगर वर्ल्ड ट्रेड हो रहा है, भाई कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ अगर ट्रेड कर रही है, तो वो कौन सी करेंसी है जो एक्सेप्टेबल है। बता सकते हो कौन सी करेंसी हाईली एक्सेप्टेबल है, डॉलर। डॉलर हमारे इस टाइम पे ऐसी करेंसी है जो हाईली एक्सेप्टेबल है। तो अगर मुझे यूएसए के साथ ट्रेड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इंडियन रुपी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डॉलर में, जिसके लिए मुझे यह जानना होगा कि इंडियन रुपी की वैल्यू डॉलर के टर्म्स में कितनी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिवाली आने ही वाली है, तो गली मोहल्ले के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर दिवाली का पूरा जोश है, तो वो बम पटाखों से उसका स्वागत कर रहे हैं दिवाली का, तो आप इंजॉय करें, ठीक है, परेशान ना हो। तो जिस करेंसी की हम बात कर रहे हैं जो दूसरी कंट्री की है, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज। तो अपनी खुद की कंट्री की करेंसी को छोड़कर बाकी जितनी भी करेंसीज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन करेंसी। हाँ जी मैडम, क्या परसीव किया आपने, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है बालक परेशान करने में। हाँ, पहले फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू ऑल द करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी। अपनी खुद की करेंसी को छोड़कर जितनी भी बाहर वालों की करेंसीज है वो हमारे लिए क्या है, फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी। जैसे कि इंडिया के लिए रुपी एक डोमेस्टिक करेंसी है और डॉलर उसके लिए क्या है, एक फॉरेन करेंसी, ठीक। अब ये फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है। अगर मुझे ये मार्कर खरीदना है, थैंक यू, अगर मुझे ये मार्कर खरीदना है तो मुझे अरे कबूतर है, कबूतर है, चूहा नहीं आएगा आज, नहीं आज फास्ट है, आज शांति है, ठीक है। तो अगर मुझे ये मार्कर खरीदना है तो मुझे इसके प्राइस पता होनी चाहिए, नहीं पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए ना। मैंने कहा ये मार्कर 25 रुपए का है, 25 रुपीज, मैंने इसको अपने इंडियन रुपी में बता दिया। यही मार्कर मैं किसी फॉरेन कंट्री में, सपोज करो यूएसए में जाके खरीदती हूँ, वहां उन्होंने मुझे ये बोला कि ये एक मार्कर आपका, अब वहां पे देखो महंगा, सपोज करो महंगी होती है वहां पे चीजें, उन्होंने मुझे कहा कि $1 का ये
उन्होंने मुझसे ये कहा कि ये $1 का है। अब $1 होता कितना है इंडियन रुपी की अगर मैं बात करूं तो $1 कितने इंडियन रुपी के बराबर है ये मुझे पता होना चाहिए, तभी तो मैं कन्वर्ट कर पाऊंगी, तभी तो एक्सचेंज हो पाएगा। मैंने कहा मुझे मार्कर खरीदना है, यूएसए से ही खरीदना है, उसके लिए मुझे $1 चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक जगह बताया कि वहां चले जाओगे तो रुपी के बदले में डॉलर मिल जाएगा। रुपी के बदले में क्या मिल जाएगा आपको? डॉलर मिल जाएगा। पर मुझे पता ही नहीं है कि $1 कितने के बराबर है। तो फिर मैंने पता लगाया, तो हमें ये पता लगा कि $1 फिलहाल आज के टाइम की अगर हम बात करें, हम कौन से ईयर में हैं? 2023। अभी भी बच्चा देखे, 1 नवंबर 2023 की हम बात कर रहे हैं। तो उस दिन $1 की वैल्यू कितनी है आज के दिन? 83.33। तो भाई यानी कि मेरे पास इंडियन रुपी होने चाहिए 83.33, तब जाके मुझे $1 मिलेगा। ये जो मैंने एक्सचेंज किया अपने डॉलर को रुपी से या रुपी को डॉलर से, इसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। यानी कि जिस रेट पे एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी से एक्सचेंज की जाती है उसे बोलते हैं एक्सचेंज रेट या फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसको आप कन्वर्जन रेट के नाम से भी जानते हो। ठीक है, क्लियर? अब भाई देखो, अगर मुझे सब्जी खरीदनी है तो सब्जी मंडी जाना है, फर्नीचर खरीदना है तो फर्नीचर मार्केट जाना है, लेकिन अगर मुझे करेंसी खरीदनी है तो मुझे कहाँ जाना है? क्या गली गली मिलती है क्या? या गली में आपके जाता होगा डॉलर खरीद लो, पाउंड खरीद लो, दिनार खरीद लो, ऐसा आता है क्या गली गली में? या गली मोहल्ले में कोई शॉप होती होगी? कहाँ से खरीदते हो फिर ये सब? कहाँ जाएं? हाँ, एयरपोर्ट से मिल जाती है। वो तो तब मिलेगी जब आप कोई जा रहे हो किसी फॉरेन टूर पे, वहीं जाके एक्सचेंज कराओगे, है ना? वहीं पे जब आप पहुंचेंगे तो आप अपनी करेंसी को, जिस भी कंट्रीज की करेंसी आप वहां पे चाहते हैं, वो आपकी एक्सचेंज हो जाती है। पर एक ऐसी जगह भी तो होती होगी जहां पर ये करेंसी खरीदी और बेची जाती होगी। हमारे लिए फॉरेन करेंसी भी ना एक कमोडिटी है। आए जाते चल, यहाँ लिखा हुआ है, एक कमोडिटी की तरह ही करेंसी के साथ हम डील करते हैं। तो भाई जब ये कमोडिटी है तो कहीं तो खरीदी बेची जाती होगी। तो इन फॉरेन एक्सचेंज के लिए भी एक मार्केट है जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब ये मत सोचना फॉरेन एक्सचेंज का बाजार लगता होगा, मार्केट लिखा जा रहा है तो बाजार लगता होगा। मार्केट का मतलब है जहां वो चीज आपको अवेलेबल होगी। जैसे कि इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का पार्ट है आपके बैंक्स, बैंक से भी आप करेंसी एक्सचेंज कर सकते हो। तो वो इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का पार्ट है, यानी कि वो ऐसी जगह है जहां पे आपको करेंसी अवेलेबल होगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप इस बात को? तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? इट रेफर्स टू द मार्केट इन विच द नेशनल करेंसीज आर ट्रेडेड। एक ऐसी मार्केट जहां पर सभी नेशंस की जो करेंसीज हैं वो ट्रेड की जाती हैं एक से दूसरे के लिए। जैसे शेयर मार्केट होती है ना हमारी, इसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये रेट हमारे पास 3 तरीके के हैं। आपको याद आ रहा है कि हमने 3 तरीके की मार्केट पढ़ी है? कौन कौन सी? सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक और मिक्स्ड, है ना? सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती थी? इसे मारो। सोशलिस्टिक इकोनॉमी जहां पर जो कमोडिटीज की प्राइस है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जहां पर डिमांड और सप्लाई से प्राइस डिसाइड होती थी, और मिक्स्ड इकोनॉमी जहां पे कुछ पार्ट के लिए गवर्नमेंट है और कुछ पार्ट के लिए डिमांड और सप्लाई है। वही सेम टॉपिक यहां भी हमारे पास सेम चीज है, नाम बदल गया है। हमारे पास पहला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एक ऐसा एक्सचेंज रेट है जिसको डिसाइड गवर्नमेंट करती है, यानी कि जहां पर एक्सचेंज रेट का प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है। लेकिन जहां पर एक्सचेंज रेट डिमांड और सप्लाई से डिसाइड किया जा रहा है, मार्केट फोर्सेस से डिसाइड किया जा रहा है। मार्केट फोर्सेस मतलब फॉरेन एक्सचेंज की भी डिमांड और सप्लाई होती है मार्केट के अंदर। तो जहां पर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई की वजह से एक्सचेंज रेट डिसाइड किया जाता है वो फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है। और एक ऐसा एक्सचेंज रेट जहां पर दोनों आ जाते हैं, गवर्नमेंट का भी रोल है कुछ और मार्केट फोर्सेस का भी है, उसे हम मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट कहते हैं। ठीक है, तो जरा आप डिटेल में देखते हैं तीनों हैं क्या। तो पहला फिक्स एक्सचेंज रेट, ऐसा एक्सचेंज रेट जिसको किसने फिक्स किया हो?
गवर्नमेंट ने फिक्स किया हो, जो डिमांड और सप्लाई के साथ चेंज नहीं होता, चाहे मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज की कितनी भी डिमांड कितनी भी सप्लाई हो, ये वाला रेट चेंज नहीं होगा। इस एक्सचेंज रेट को चेंज करने की पावर सिर्फ और सिर्फ हमारी गवर्नमेंट के हाथों में है। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो ये रेट बढ़ेगा, गवर्नमेंट चाहेगी तो ये रेट कम हो जाएगा। यहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, अब देखो फ्लक्चुएशंस तो आती है ना, तो स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए क्या करती है, गवर्नमेंट खरीदती है फॉरेन एक्सचेंज को। जब उसे दिख रहा है कि हमारी फॉरेन एक्सचेंज वीक हो रही है, तो उस टाइम पे वो क्या करती है, अपने फॉरेन एक्सचेंज को खरीदना शुरू करती है, क्योंकि उन्हें दिख रहा है ना कि मार्केट में एक्सचेंज रेट अगर सस्ता हो रहा है, भाई मार्केट में फॉरेन करेंसी को खरीदना हमारे लिए सस्ता पड़ रहा है। वीकर का मतलब क्या है, गवर्नमेंट को ये दिखा कि अभी हमें जो फिलहाल दूसरी कंट्री की करेंसी है वो सस्ते में मिल रही है, वीक है, तो वीक होने के टाइम पे हम उसे खरीद ले, बाद में फिर उसको बेच सकते हैं ना। जैसे शेयर्स में भी तो यही करते हैं हम लोग, शेयर्स में भी तो हम लोग यही करते हैं ना, जब हमें शेयर सस्ते मिलते हैं तो हम खरीद लेते हैं, और जब मार्केट में उनकी प्राइस बढ़ती है तो बेच देते हैं। सेम ऐसे ही फॉरेन एक्सचेंज के साथ भी हम करते हैं। जब हमें दिख रहा है ना कि वीक हो रही है मार्केट, तो हम खरीद लेंगे फॉरेन एक्सचेंज को। जब हमें दिखेगा कि उनकी प्राइसेस बढ़ने लगी है, स्ट्रांग हो रही है हमारी करेंसी, तो हम उसे बेच देंगे। तो देखो यही हुआ यहाँ पर भी कि जब गवर्नमेंट को दिखा कि फॉरेन एक्सचेंज वीक हो रही है तो उसने एक्सचेंज को खरीदना शुरू किया। लेकिन जब उन्हें दिखा कि फॉरेन एक्सचेंज स्ट्रांग है, यानी कि जो करेंसी उनके पास है उसके मार्केट में अच्छे प्राइस मिल रहे हैं, तो उस टाइम पे उसे वो क्या कर देंगी, सेल ऑफ कर देंगी। तो उस टाइम पे फॉरेन करेंसी को बेच दिया जाता है। लेकिन इन सभी कामों को करने के लिए गवर्नमेंट को अच्छे खासे रिजर्व्स मेंटेन करने होते हैं। इन सभी काम को करने के लिए गवर्नमेंट को रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं। फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक ऐसा एक्सचेंज रेट जो मार्केट फोर्सेस से डिसाइड किया जाता है। यहाँ मार्केट फोर्सेस से मतलब डिमांड और सप्लाई है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई। यहाँ कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं इंटरफेयर करती है। ये डिमांड और सप्लाई के साथ चेंज होता है ये रेट, क्योंकि डिसाइड ही उससे होता है। इस एक्सचेंज रेट को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और मार्केट एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। देखो फ्लोटिंग का मतलब क्या है, क्योंकि बढ़ता घटता रहता है, यहाँ फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है। जैसे यहाँ पे इतनी फ्लक्चुएशन है क्योंकि गवर्नमेंट बहुत जल्दी रेट चेंज नहीं करती है यहाँ पे, तभी तो इसका नाम भी क्या है, फिक्स्ड। लेकिन फ्लोटिंग या फ्लैक्सिबल का मतलब ये कि यहाँ पर चीजें बहुत जल्दी बदलती हैं, यहाँ फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इसका नाम मार्केट एक्सचेंज रेट भी और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी। और हमारे पास फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट के लिए एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, ठीक है। लास्ट, मैनेज फ्लोटिंग रेट, एक ऐसा एक्सचेंज रेट जहां पर मार्केट फोर्सेस तो है ही, डिमांड और सप्लाई तो है ही, बट यहां पर सेंट्रल बैंक भी आता है आपके एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए। यानी कि जब उसे दिखता है ना कि मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, तो इन फ्लक्चुएशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए सेंट्रल बैंक आ जाता है। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो चेक करता है, देखता है कि मार्केट में जो फ्लोटिंग रेट है, अब देखो अगर मैं ये कह रही हूं कि ये एक्सचेंज रेट जो सेंट्रल बैंक दोनों को मिलाकर है, यानी कि ये फिक्स्ड और फ्लैक्सिबल का हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन। तो एक पार्ट तो फिक्स होता होगा ना, मैनेज किसको करने की जरूरत है, जो फ्लैक्सिबल है। तो यहां पर सेंट्रल बैंक ये देखता है कि जो रेट फ्लोटिंग वाला है अगर वो बहुत ज्यादा हाई जा रहा है, तो उस टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज को बेच दो। यही वाली बात नहीं होगी जो यहां बताई गई थी, जब आपको दिखा कि रेट बहुत ज्यादा हाई जा रहा है, तो हमने क्या कर दिया, एक्सचेंज रेट को बेचना शुरू किया, ताकि रेट जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। सीधी सी बात है, अगर मार्केट में किसी चीज की प्राइस को कम करना है तो क्या करना होगा, उसकी सप्लाई बढ़ा दो। जब आप सप्लाई बढ़ा दोगे तो रेट अपने आप कम हो जाएगा, उसकी प्राइस अपने आप डाउन हो जाएगी। यहां भी तो वो यही कर रहे हैं, बेचने का मतलब ही क्या है, सप्लाई बढ़ा दो। जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो रेट अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही काम उसके अपोजिट भी होता है। जब हमें दिख रहा है कि जो रेट है वो बहुत ज्यादा लो है, तो लो के टाइम पे अगर प्राइस को बढ़ाना है तो क्या करें, डिमांड आनी चाहिए ना। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, बाय करना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब जब आपको रेट दिखे हाई तो बेचेंगे फॉरेन एक्सचेंज को, जब रेट लो दिखेगा तो फॉरेन एक्सचेंज को खरीदेंगे, ठीक है। इसको डर्टी फ्लोटिंग रेट भी कहते हैं, इसका नाम डर्टी फ्लोटिंग रेट भी है, क्योंकि यहां पर ना फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल किया जा रहा है। यहां पर जो मेन काम किया जा रहा है वो फ्लोटिंग रेट को कंट्रोल किया जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर देता है एक्सचेंज रेट को, ठीक है। यहां पर ये हेल्प करता है इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स की। जो मैनेज फ्लोटिंग रेट है वो किसके इंटरेस्ट में किया जाता है, सेंट्रल बैंक किसकी मदद कर रही होती है, बेसिकली इंपोर्टर और एक्सपोर्टर की। फॉरेन एक्सचेंज रेट का चेंज होना क्या हमें अफेक्ट कर रहा है, कर रहा है, बट इनडायरेक्टली करता है।
देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट का चेंज होना, बढ़ना या घटना हमें अफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन कर रहा है, इनडायरेक्टली कर रहा है, क्योंकि इस फॉरेन एक्सचेंज रेट के चेंज होने की वजह से कहीं ना कहीं कंट्री में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आता है, जो हमें इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। लेकिन इंपोर्टर एक्सपोर्टर को ये चीज डायरेक्टली अफेक्ट करती है। तो सेंट्रल बैंक ये जो कंट्रोल कर रहा है ना एक्सचेंज रेट को, वो उन्हीं के लिए कर रहा है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक इंटरवेन करता है कब? जब उसे रिस्ट्रिक्ट करना होता है फ्लक्चुएशन को। जब उसे दिख रहा है कि देखो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस तो अलाउड की जाएंगी, बट जब उसे लगता है ना कि बहुत ही वाइड फ्लक्चुएशंस आने लगी है, बहुत ज्यादा करेंसीज के रेट में डिफरेंसेस आने लगे हैं, तब वो आएगा और एक सर्टेन लिमिट तय कर देगा फ्लक्चुएशंस की, कि भाई देखो इससे ज्यादा आप फ्लक्चुएट नहीं कर सकते अपनी प्राइस को, इससे ज्यादा एक्सचेंज रेट आपका फ्लक्चुएट नहीं हो सकता, ठीक है। वहां आके वो एंट्री मारते हैं। और ये तो हमने पढ़ ही लिया कि ये हाइब्रिड है फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल का। तो ये 3 रेट है हमारे पास। पहला रेट कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट। दूसरा रेट मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई। और तीसरा मार्केट फोर्सेस भी है और कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक का इन्फ्लुएंस भी है। बट ऐसा नहीं कि सेंट्रल बैंक बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, जब उसे लगता है कि चीजें गलत हो रही हैं, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, तब इंटरवेन करता है, ठीक है।